किसी को मौका मिल जाए जीतने का, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करे, ताकि लोगों के मन में आए कि ये मेरा। वो आज से 550 साल पहले मैकावले ने कहा कि द प्रिंस शुड नॉट ओनली बी लव्ड, ही शुड बी फियर्ड ऑल्सो। और दूसरा वो कि द प्रिंस शुड नॉट बी अपलॉडेड बाय इंडिविजुअल, बट ही शुड बी अपलॉडेड कलेक्टिवली ऑल्सो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी राजनीति को परिपक्व करती है। और ये भी बात सही है कि चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव था, चाहे 2014 का चुनाव था एमएलए का, चाहे 2019 का एमएलए का चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा फैक्टर है। मैं ये खुल के बात कहता हूं कि मोदी जी की वजह से जो एक सामाजिक दृष्टि से जो ये समझते थे कि हमारा भी कोई रखवाला हो, हमारे मुद्दों का भी कोई सही तौर पे उठाने का काम करे, वो उन्होंने एक एक करके किए। और एक नहीं 10 ऐसे काम किए जिसकी व्याख्या मैं करूं तो बहुत समय लग सकता है। और इसीलिए आज का युवा वर्ग, आज के वो लोग जिनको अपने मुल्क से, अपनी युवा पीढ़ी से और अपने इतिहास का जो हमारा पराक्रम है उससे प्यार रहा है, जिन लोगों को, वो आज उस मोदी जी को अपना आइकॉन मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री छोटी सी छोटी बातों, गरीब से गरीब आदमी की भी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज एक लिस्ट निकली है यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पे इलेक्शन है। एक या 2 आदमी को छोड़ के मैं 8 आदमियों को जानता भी नहीं कौन है ये, कहां के हैं, क्या है। इसका मतलब ये है कि वो साधारण बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको हमारे नड्डा जी का आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी। ये चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। तो ये बातें हैं, मुझे लगता है कि लोग इन बातों के लिए काम करेंगे और सही वोट देंगे और हम इस चुनाव में जीतेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस सिकुड़ रही है इधर सर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखो, भविष्य तो आप अखबार वाले, मीडिया वाले बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताएं। मैंने बता दिया ना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, सिकुड़ती हुई पार्टी है और उसमें भी 5-6 ग्रुप हैं। अब जो खुद अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा मानते हैं वो राज्य के लिए क्या करेंगे, ये सोचनीय विषय है। सर, ऐसे हालात हो जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना लें और आपको ऑफर कर दिया जाए कि सीएम पद के लिए, तो आप जा सकते हैं क्या उधर? देखो, ये सवाल आखिर में पूछना, अभी और बहुत सवाल है। अब मेरी बात, ये सारे सवाल बाद में जवाब दूंगा सर। वरना तो क्लाइमैक्स अगर अभी आ गया फिर सवाल क्या पूछोगे? सर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी में आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर यहाँ आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? भाई मेरे, आपको तो वीरेंद्र सिंह का फिर पता ही नहीं। वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने 3 दिन पहले टेलीफोन करके ये कहा था कि आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं और आप दिल्ली छोड़ के कहीं ना जाना। और मेरे घर 5000 आदमी आ गए। 5 बजे ओथ का टाइम था और 1 बजे टेलीफोन आता है कि माफ़ करना चौधरी साहब, हो नहीं सकता, वीरेंद्र सिंह
इसलिए कांग्रेस नहीं छोड़ी। मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं जिस पार्टी को मैंने 40 साल सींचा हो और वो इतना बड़ा मेरे साथ धोखा करे। मैं और बताता हूं अगली बात। मेरे को सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप मोदी जी के साथ जाओगे। मैंने कहा जी आप बता दो, मैं तो और कहीं भी चला जाऊंगा। तो कहने लगी अपनी पार्टी बना लो। मैंने कहा 100-200 करोड़ रुपए दिलवा दो, मेरे पास तो पैसा है नहीं। वो कहने लगी मेरे पास भी नहीं। मैंने कहा फिर इनसे दिलवा दो, ये जो आप समझ गए होगे। सर हाँ जी, भाई मेरी 1 मिनट पहले मेरी सुन। अरे ना मेरी सुन लो। मैं ये काम कुमा की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे पॉलिटिकल बात करो यार, मजा आ गया क्या। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोल। सर आपने 6 कांग्रेस की बात की। मैं ये कह रहा हूं आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो क्या भारतीय जनता बीजेपी कांग्रेस एक कह दिया जाए तो ये अतिशोक्ति तो नहीं होगी। एक जब तक कांग्रेस में रहते हैं नेता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर आरोप लगाती है, ये हैं वो हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो वो गंगा के धुले कैसे हो जाते हैं? देखिए गंगा तो सबको पवित्र करती है। आप भी मारा हो आप भी पवित्र हो जाओगे। सर प्रदेश में जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में किसान अध्यादेश जो लेके आए हैं, जो एक्ट में जो बदलाव किया गया है, वो छोटू राम जी वाला एक्ट जो है उसमें जो बदलाव किया गया है, वो पहले वाला एक्ट ठीक था या अब वाला एक्ट ठीक? आप नाती रहे हैं सर छोटू राम के? नाती रहने हूँ। हाँ जी, भाषा का सही प्रयोग। सर कौन से वाला, पहले वाला एक्ट ठीक था या अब लेके आए ये वाला? देखिए मेरी बात सुनो। वीरेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका कि मैं सबसे पहले किसान हूं। किस किस को सुनाना है? हाँ। मैं किसान हूं। किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। 1 मिनट मैं बोला मत भाई ज्यादा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं आप। और दूसरी बात देखिए, किसान के लिए एमएसपी की जो कंसेप्ट है वो 1941-42 में चौधरी छोटू राम लेके आए। जब दूसरा विश्व युद्ध चालू था और बंगाल में बहुत बड़ा कहत पड़ा हुआ था। कहत को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने एलाइड फोर्सेस के लिए अपील की थी कि फासिस्ट फोर्सेस हिटलर के खिलाफ सेनाएं लड़ रही हैं कई देशों की, वहां सैनिकों की कमी हो गई, कैजुअलिटी ज्यादा होगी, इसलिए देश में सैनिक भेजो। तो पंजाब राज्य था जिसने उस समय 1.5 लाख के करीब फौजी रिक्रूट हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ। और अंग्रेज ये चाहता था, वायसराय ने ये कहा कि जितना गेहूं है वो सारा खरीद लिया जाए 6 रुपए के भाव से। छोटू राम जी उस मीटिंग में थे एज मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब। उन्होंने कहा जी 10 रुपए से कम पड़ता नहीं खाता किसान का। आप वो आखिर में उसको, मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि छोटू राम जी ने छोटू राम जी ने पहली बार ये देश को दर्शाया, किसान को दर्शाया और हुक्मरान को दर्शाया कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है कि आप अपना पेट भर लेगा, उसके सीरी साजी है उनका पेट भर देगा, गांव में खुशहाली नहीं। उसने कहा कि उसको आर्थिक
जो धन दौलत है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। वो तब हो सकता है जब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें 10, इसलिए उन्होंने 10 रुपए की बात कही थी और फिर अल्टीमेटली फैसला 11 रुपए पे हुआ। मतलब ये कि आज का जो भाव है क्विंटल के हिसाब से वो 28 रुपए क्विंटल का भाव तय हुआ था। तो मैं इस सारे चीज को दूसरी दृष्टि से देखता हूं। किसान को अगर इस देश की, इस दुनिया की दौलत में उसकी पूरी हिस्सेदारी नहीं होती तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसके 3 ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है एमएसपी, लेकिन एमएसपी की मैं अगर आपको बात सुनाऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था बीए फाइनल में 1966 में, 65-66 में, तब पहली बार एमएसपी निर्धारित हुई थी 66 रुपए क्विंटल, 66 या 67। अरे तुम पैदा नहीं हुए होगे, तुमने पता नहीं। हाँ 67 में। हाँ, और मेरा जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाता था उसकी तनख्वाह थी 280 रुपए महीना। मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में पढ़ता था। आपका जो ये आश्रम वाले हैं ना, कृष्ण हैं, विज मेरा क्लास फेलो है। हाँ, तो किसान का तो 66 रुपए से चल के अब कितना हो गया जी, 1900 कितना, 1975 हो गया है जी। और प्रोफेसर की सैलरी है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 60 गुना बढ़ी है। आप दोबारा से कैलकुलेट करना। तो मतलब मेरा ये है कि उसका तो जहां वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, आज उसका शेयर तो घट के आ गया 14-15%। और 70 करोड़ लोग आज भी खेती पे टिके हुए हैं। तो नंबर 1 बात तो यह है कि एमएसपी अगर प्रोफेसर की तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाए तो आज 6,000 रुपए क्विंटल से ज्यादा बनता है, उसी हिसाब से अगर लगाई जाए। दूसरा, ये संभव नहीं क्योंकि लोग कहेंगे जी महंगाई होगी, मार दिया जी ये जी। दूसरी जो चीज है वो है कि किसान को डोमिनेट करे किसान वैल्यू एडिशन में। जब तक उसकी फसल का वैल्यू एडिशन का खुद मुख्तियार वो नहीं होगा, किसान देश की धन दौलत और दुनिया की धन दौलत में हिस्सा नहीं ले सकता। मैंने एक प्रोफेसर का लेख पढ़ा था अभी का लेटेस्ट। वो कर्नाटक में एक कॉफी के किसानों के सम्मेलन था। उसमें उसने ये पूछा कि ये बताओ कि आपको जो कंज्यूमर की प्राइस है कॉफी की और आप किसान हो, कितना फर्क है। तो वो कहने लगे जी हमारे को तो इतना पता नहीं। उसने कैलकुलेट करके बताया था कि 45 रुपए की कॉफी का कप अगर 5 स्टार या 3 स्टार होटल में मिलता है तो जिसने कॉफी पैदा की है उसका हिस्सा 1 रुपया 45 पैसे। तो इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की परिस्थिति में दूसरा जो फैक्टर है वो है वैल्यू एडिशन का। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है, ये एफपीओ बोलते हैं ना जी, हाँ, प्रोग्रेसिव फार्मिंग। 10,000 एफपीओ बनाने का हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का विचार है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि एफपीओ के माध्यम से एक्सपोर्ट करें फूड ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स का। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट होता है। चौधरी साहब नमस्कार। आप एक मिनट, आप तो पुराने साथी हो, जरा बैठो आराम से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि या फिर
वो एफपीओ दे शुड हैव द मोनोपोली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि किसान को दौलत में हिस्सा तभी मिल सकता है, वरना कोई उसको संभावनाएं है नहीं। और इसीलिए हमारी पार्टी ने ये प्रयास किया है और मैं इस प्रयास को ठीक मानता हूं। दूसरा प्रयास लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उसका, वो हमारा ये जो डीमोनेटाइजेशन था, उसको भी लोगों ने दूसरे तरीके से पेश किया। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री के जो अटेम्प्ट हैं वो प्रो पुअर है, प्रो किसान है, और इन बातों को समझने का समय लगता है। देखिए आप अभी ये, क्योंकि ये जल्दी में, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर दूं, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्यों आज जरूरत पड़ी। जब 1966 में 66 रुपए क्विंटल भाव तय किया गया, 30 साल तक हरियाणा पंजाब के किसान ने अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत किया, लेकिन 2000 आते आते प्लेटो आ गया। अब अगर 50 रुपए 100 रुपए क्विंटल बढ़ा भी दे दिया जाए तो उसका पड़ता नहीं खाता उसको। तो इसलिए इस सारे हमारे प्रयास का क्वांटम जंप, टू गिव क्वांटम जंप टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस, ये है। तो इसलिए आपका जो सवाल था मैं बता दिया कि मैं पक्का किसान हूं, किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अब तो आखिरी फेज है लाइफ का, तो भैया इसमें मैंने तो राजनीति को भी ये फैसला करके दिया था कि मैं कोई चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आदत राजनीति की पड़ी हुई वो करता रहूंगा। चुनावी नहीं करूंगा, राजनीति जरूर करूंगा और किसान के ही राजनीति करूंगा। सर एक सवाल इधर सर, एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर, इधर सर सामने। सर मेरा नाम विनोद लांबा है, जी मीडिया से। मेरा सवाल ये था कि जितना आपका अनुभव है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग होल्ड आपने कई नेताओं के देखे हैं, मुख्यमंत्रियों के देखे हैं। यहाँ चुनाव में सर्वेज की बात कर लें या ज़्यादा बात कर लें, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ नजर आता है। तो भाजपा का कौन सा ऐसा फार्मूला होगा कि यहाँ कमल खिला पाएंगे आप लोग? देखिए कमल तो खिल गया, हम क्या खिला पाएंगे, लोग खिलाएंगे। लोगों को 4 साल है, काम ले, और जैसे मैंने कहा काम प्रॉम्प्ट, इंस्टेंट कॉफी सुनिए, इंस्टेंट, इसी तरह इंस्टेंट काम लो हमारे से। और लोगों की ये भावना भी है, क्योंकि यहाँ काम हुए नहीं। अगर काम होते तो लोग ये भी कहते कि हमारे को हमारी तृप्ति है। मैंने जो कहा, मेरी बात को मैं आई स्टिल रिपीट कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब भी यहाँ कैंडिडेट जीतता था ये उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री रहे और हमारे काम करेंगे, पहले कलोई के करेंगे फिर हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन आया इनका कभी नहीं। अब आगे मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री नहीं, अब तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मिलके आराम से घर रहा करेंगे, कोई ज्यादा जल्दी की बात नहीं है। चौधरी साहब नमस्कार जी। यहाँ हाँ चौधरी साहब, सवाल आपके व्यक्तित्व के मुताबिक है, फर्क नहीं पड़ता चौधरी वीरेंद्र सिंह किसके झंडे के नीचे खड़े हैं या बैठे हैं, उनको जो कहना वो कहते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा ही है, उम्मीद रखता हूं कि ईमानदारी से ये परवाह नहीं करेंगे कि आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या झंडे के नीचे बैठे हैं। चौधरी छोटू राम ने अपनी एक जनसभा के अंदर कहा था कि जाट करेगा राज और राज करेगा जाट, ये नारा दिया गया था। ये इसके बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी छोटू राम के नाती क्या कहते हैं? एक सवाल, दूसरा सवाल और कर लेता हूं, फिर माइक मिले ना मिले। मैं समझा नहीं, समझाओ मेरे को। पहला सवाल ये है कि चौधरी छोटू राम ने करेगा जाट और जाट करेगा राज, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं? उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने वो पीजेंट्री के लिए लड़े सारी उम्र, उन्होंने जाति से ऊपर उठ के। आज भी आप यहाँ किसी वकील से पूछना जो 20 साल पहले लाहौर जाके आए, डेलीगेशन गया था, अकेले एक आदमी की तस्वीर है लाहौर की असेंबली में, हिंदू की, जो छोटू राम की तस्वीर है, इसलिए कि उन्होंने किसान के लिए किया। और मैं तो भाई मैं क्या क्या सुनाऊं। मैं जब लॉ में पढ़ता था, एक किराएदार था, वो महिला एज थी काफी, और उसके घरवाला जो था जेई या एसडीओ था, तो उसको पता नहीं था मैं कौन हूं।
तो कहने लगी काका तुसी कित्थों दे हो? मैं कहा माई जी मैं तो रोहतक दा हूं। ओ रोहतक जिहड़ा छोटू राम सी? मैंने कहा हाँ। ओ असी तो छोटे बच्चे होंदे सी नारे लांदे सी। ओ केड़ी सी माई जिस जम्मा छोटू कसाई? सुनने की बात है ये। मैंने कहा माई ये किसने बोल दिया आपको? कहते साढ़े माँ प्यो बोल दे सी कि तुसी काले झंडे ले और गली जाओ नारे लाओ। मैंने कहा क्यों? अब मेरा वो कहते साढ़े घर ब्याज बट्टू का काम करते सी, वो खत्म कर दिता उसने। तो मतलब उस आदमी ने कोई जाति पाति के हिसाब से, हाँ नारा है और उसकी डायमेंशन भी है कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इसलिए अब बीजेपी का राज है और बीजेपी की वोट दो। और बीजेपी को जो ये भाई कह रहे थे कि मिनी कांग्रेस, आपने कहा था ना कुछ तो करेंगे यार, मिनी ली तो और कुछ करेंगे, माइक्रो करेंगे, कुछ करेंगे। मेरा एक सवाल रह गया था चौधरी साहब, एक सवाल था कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, अगर नेता कांग्रेस छोड़ दे तो बीजेपी में चला जाए तो कांग्रेस को गालियां देगा, अगर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाए तो बीजेपी को गालियां देगा। मतलब जो राजनीति है क्या उसके अंदर सुचिता मूल्य कुछ रहे नहीं क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के हिसाब से? मतलब आज की पॉलिटिक्स क्या कहती है? भाई मैं आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, इसने पार्टीज को बॉस बना दिया, पॉलिटिकल आउटफिट जो है इंडिविजुअल के मुकाबले। और इसलिए जाता ना कहता दम घुट रहा था। आप मीडिया के लोग मजाक उठाते हैं यार, सब जो भी जाता छोड़ के ये कहता, लेकिन ये इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो पार्टी का बॉसिज्म है उससे कई बार खिन्न होके, तंग होके लोग पार्टियां छोड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट जहां भी, उसके फायदे भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका नुकसान ये है कि पर्सनल लिबर्टी जो आदमी की है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हाँ जी चौधरी साहब एंटी डिफेक्शन सर, 2002 में। तो फिर इसका सर मेरा एक सवाल है। जब मैं पहले मैं इनका जवाब दूंगा, पहले मैं नहीं मैं आपका जवाब दूँ। हाँ नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आया राम गया राम इतने बदनाम हो चुके थे कि उस समय की पॉलिटिक्स ये कहती थी यार कोई इलाज करो ना तो कोई दिन में 3 बार बदलते हैं। ये एक फैक्टर था, लेकिन आज जो फैक्टर है उसको भी आप अप्रिशिएट करो। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि लगातार हरियाणा में ना क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पानीपत में एक युवती पर तेजाब फेंक दिया गया और बल्लभगढ़ में लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। अपराध कितना लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियां, बीजेपी सरकार लगती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, इसके लेकर मेरा एक सवाल है। देखिए ये चिंता का विषय है और मैं आपको ये बताऊं कि एक समय था जब हम ये कह सकते थे कि हरियाणा की पुलिस और पुलिसिंग दोनों बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसमें क्राइम अब आपको ज्यादा नजर आता है। एक तो आपका फैक्टर है, आप मतलब आप पार्टी नहीं, आप मीडिया के लोग, छोटी सी छोटी चीज को भी आपकी ये कैपेसिटी बन गई कि आप लोगों तक पहुंचाते हो। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पड़ोस का सिस्टम है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये मेरठ, शामली, ये सहारनपुर और फिर हमारा 2 शहर ऐसे हैं जिनका साइज बहुत बढ़ गया, गुड़गांव और फरीदाबाद। इन वजह से आपको ये सही बात है कि क्राइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार एफिशिएंटली इस चीज़ को डील करती है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल पुलिसिंग जो है वो ऐसा हथियार है कि किसी भी डिस्टर्ब्ड, चाहे स्टेट है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसको भी लाइन पे लगा सकती है। चौधरी साहब मेरा सवाल है, जब मैं अंदर आ रहा था तो गाना बज रहा था MSP नुए चलेगी,
और जबकि आपके प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, वो ये बोल रहे हैं एमएसपी अनिवार्य नहीं है। तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है जी? भाई बात ये है, आप एक बात समझो कि ना तो कि एमएसपी को हटा दे या लगा दे, ना जो कह रहा है कि एमएसपी रहेगी। ये आप ये मान के चलो कि देश के 70-80 करोड़ लोग जो हैं, उनके जो अधिकार हैं, एमएसपी का अधिकार है, उनका अधिकार, किसी की ये मंशा नहीं है कि उस अधिकार पे कोई चोट लगाए। और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल बोल चुके हैं, और हमारा तो खुद हाउस में कहा है कि भाई एमएसपी यूं की यूं रहेगी, एमएसपी की परचेज यूं की यूं रहेगी, और एमएसपी सिर्फ अभी तो 23 या 26 फसलों पे है। हमारा तो ये भी है कि इसको और भी हम उसका व्यापक रूप हो, ताकि कोई ऐसी फसल उगाए उसको भी अधिकार हो एमएसपी का। चौधरी साहब देखिए, आप सगाई करते हो ना, सगाई के सारे जो सिस्टम है, गुट्ठी कौर पर होगा, टिक्का कौन सा छोटा भाई, लिखे हुए नहीं है, तो एमएसपी भी है, रहेगी। चौधरी साहब, सर आपने वीरेंद्र जी आपने सीधा सीधा कहा कि आप यहाँ काम तो सरकार कर रही है, उस पर बात नहीं करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, ठीक है। काम बीजेपी सरकार कर रही है और अनेक काम हुए हैं, 3 जो कृषि कानून है वो लागू हुए हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आप प्रेस के हो या कोई किसान हो या क्या हो? प्रेस से हूँ सर। प्रेस, हाँ, फिर ठीक है, महाकदे जी, हाँ, फिर ठीक है जी। वरना यहाँ पगड़ी वाले हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, कदे बखावे पूछते हो। किसान पत्रकार लगा लो जी, किसान के घर में जन्म लेके नहीं, वो अच्छी बात है। तो सीधा सा सवाल ये है कि काम बीजेपी सरकार कर रही है, 3 कृषि कानून आए हैं, तो काम को छोड़ के वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक सोच इन 3 अध्यादेशों, 3 कानूनों के कितने पक्ष में है? मैंने बता दिया आपको। देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है, एक अंग्रेजी में उसकी हिंदी मैं कर दूंगा। आज किसान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जो मैंने बात कही, ताकि इस देश की धन दौलत में हमारा भी हिस्सा हो। यार, मेरी साथ पढ़निया, मैं तो वकील बन गया, और मेरे साथ जो लॉ करके गया था उसने फैक्ट्री लगा ली, वो तो 2 साल में कार में अंड है, पूरा रुमाल भी लावे, और मैं न्यू का न्यू, नंग का नंग। तो ये जो दौलत का बंटवारा है, ये किसान को संघर्ष करके 2 बातें अगर वो कर दे कि एक तो वो वैल्यू एडिशन में मालिक बन जाए, और दूसरा जितना भी एक्सपोर्ट है वो किसान के माध्यम से हो, तो फिर हमारा दौलत में हिस्सा होगा, और वही किसान चाहता है। यही कानून है, यही कानून। हाँ जी, आपका पक्ष पूछ रहे हैं 100%। नहीं, परसेंट थोड़ी हुआ है। अब आप वोट बता दो, हम कितने जीतेंगे, ये कोई बात है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या कर देते? हाँ, आज मैं बीजेपी का बन के आया हूँ। चौधरी साहब, जैसे आपने बताया कि मैं कांग्रेस में था, मेरे को सेंटर में मंत्री बनाया गया था, उस कारण मेरे को नहीं मनाया गया, पहले बोल दिया गया मंत्री बनाया गया। इसी तरह आपको तो मंत्री बनाया भी नहीं था, 2 पार्टी छोड़ के आ गए थे। यहाँ से ऐसे ही हमारा विरोध दल
गुहाना हल्के में जय सिंह ठेकेदार को 3 दिन टिकट दी गई थी और इन मांगा भी था, फिर इनकी काट दी गई, इन्होंने नहीं तो पलटी छोड़ा। भाई इस बारे जय में सिंह बताइए। ठेकेदार की सुन लो, इससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा कोई। मैंने कहा बिल्कुल ना छोड़िए टिकट, मैं मगर मैं अपने आप लड़ लूंगा। नहीं बोला ना, ये पार्टी ने कह दिया तो मैं तो फिर भी, ये बेचारा शरीफ आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।